स्वागत दोस्तों, के सामने होते हुए चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़े चुनाव को बताएंगे दोस्तों। पंजाब के चुनाव को लेकर मोदी के चैम्बर तक चल रही है बातचीत दोस्तों, लेकिन यूजीसी मामले को लेकर बीजेपी के खिलाफ पंजाब के अंदर एक नया मोर्चा तैयार कर दिया गया है दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट, कैसे बीजेपी को आंख बंद करके एक तरफा किया है जोरदार तरीके का ऐलान दोस्तों। बताएंगे पंजाब में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तैयारियों पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया गया है। डिटेल में अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन में कूदी मायावती दोस्तों। बताएंगे उन्होंने क्या कुछ कहा है और कैसे बीजेपी सरकार को बड़े दिनों के बाद उन्होंने फटकार लगाई है दोस्तों। और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी और आरएसएस वाले कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन पंजाब के अंदर नहीं घुस पाएंगे, क्योंकि पंजाब के सिख समुदाय बीजेपी की विचारधारा का सबसे ज्यादा पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर 11 तारीख को संसद के सत्र के दौरान अचानक से सुखबीर बादल यानी शिरोमणि अकाली दल के नेता नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए संसद पहुंच जाते हैं दोस्तों। यानी संसद की कार्रवाई में नरेंद्र मोदी मौजूद नहीं थे, लेकिन अपने चैम्बर में बैठे हुए थे, तो मोदी से मुलाकात करने के लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री पंजाब सुखबीर बादल पहुंचते हैं दोस्तों। जिसके बाद यह तय हो गया था कि पंजाब के अंदर बीजेपी और अकाली दल का वापस से गठबंधन बनेगा। और पिछली बार जब बीजेपी गठबंधन का हिस्सा थी दोस्तों, तो पंजाब सरकार में बीजेपी का मंत्री भी हुआ करता था दोस्तों। लेकिन जब से शिरोमणि अकाली दल की सरकार गई है और भारतीय जनता पार्टी शिरोमणि अकाली दल आपस में अलग हुई है दोस्तों, पंजाब में ना तो अकाली दल का कुछ अता पता है, ना बीजेपी का कोई अता पता है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को तोड़ने के बाद यानी राघव चड्ढा प्लस साथ में 6 और सांसदों को तोड़ने के बाद पंजाब में घुस जाएंगे। लेकिन पंजाब की जनता बीजेपी को बार बार आईना दिखाती है दोस्तों। चाहे 2022 का विधानसभा चुनाव हो या 2024 का लोकसभा चुनाव हो, दोनों जगह बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। ऐसे में अब जो बड़ी अपडेट सामने आती है दोस्तों, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पंजाब के अंदर एक और नया मोर्चा खुलने जा रहा है। यानी बीजेपी को लगता है कि वो पंजाब के अंदर हिंदू समुदाय के वोट को इकट्ठा करेंगे और अकाली दल सिख समुदाय के वोटों को लेकर आएगी और दोनों को मिलाकर आराम से सरकार बना लेंगे। लेकिन हिंदू समुदाय में खासकर जो सवर्ण समाज के लोग हैं दोस्तों, जिसका नेतृत्व करती है करणी सेना, उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पंजाब में बड़ा ऐलान किया है। करणी सेना ने आगामी पंजाब के विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर एक सियासी बिगुल फूका है दोस्तों। और संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने दीनानगर के अंदर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान औपचारिक तौर पर ऐलान किया है कि वो पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे। खासकर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को लेकर जो बिल लेकर आया गया था, यानी सवर्ण समाज के लोगों के खिलाफ जो बिल लेकर आया गया था यूजीसी कानून, उसका विरोध करने के लिए पंजाब में उम्मीदवार उतारेंगे। और टोटल 10 सीटों पर उम्मीदवार लड़ाने की बात चल रही है और ये ज्यादातर हिंदू बाहुल्य सीट होंगे दोस्तों, जहां पर अगर बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन होता है तो भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती हुई दिखाई देगी। तो बीजेपी के सामने यूजीसी के मामले को लेकर करणी सेना मैदान में कूद रही है। और क्योंकि पंजाब के अंदर ज्यादातर सवर्ण समाज के लोग हिंदू समुदाय में बीजेपी को वोट करते हैं और क्योंकि उनके सामने एक विकल्प होगा यूजीसी के खिलाफ बीजेपी के खिलाफ करणी सेना का, तो वो उसी के साथ जाएंगे। ये बात लगभग तय दिखाई देती है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए करणी सेना पंजाब के अंदर दिक्कतें और ज्यादा पैदा कर रही है दोस्तों। वैसे भी पंजाब के अंदर असली मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में होने वाला है। बीजेपी वाले जबरदस्ती का पंजाब में घुसने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन पंजाब की जनता इनको स्वीकार कर नहीं रही। और दूसरा, अकाली दल जो 2022 के चुनाव के दौरान काफी मजबूत हुआ करती थी दोस्तों, उस अकाली दल को भी कह सकते हैं कि वो कई सारे खंड में बढ़ चुकी है। जब से प्रकाश सिंह बादल की मौत हुई है तब से तो अकाली दल का कोई नाम लेने वाला भी पंजाब में दिखाई नहीं देता है। और अकाली दल ऐसे लेकर अकाली दल अमृतसर कई सारे ऐसे गुट बन चुके हैं। तो इसका मतलब सुखबीर बादल का अकाली दल उस तरीके का मजबूत नहीं है जैसे प्रकाश सिंह बादल के टाइम में हुआ करता था। तो अब ये गठबंधन कर भी ले तब भी पंजाब में घुस पाना नामुमकिन जैसी स्थिति है दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ ही साथ ऐसा बहुत कम बार होता है जब मायावती जी कांग्रेस पार्टी के किसी नेता का समर्थन करती हैं दोस्तों और बीजेपी सरकार को आईना दिखाती है। लेकिन एक बार फिर से वो मामला हुआ है दोस्तों। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे के जनसभा को संबोधित करने के बाद मंच का कथित शुद्धिकरण के नाम पर अस्पृश्यता और छुआछूत को बढ़ाने के मामले को लेकर बीजेपी पर सारी पार्टी के लोग भड़क रहे हैं दोस्तों। इस पर मायावती जी की तरफ से कहा गया कि उत्तराखंड के हल्द्वानी के अंदर हाल ही में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के हुए प्रोग्राम के बाद उनके मंच पर दलित होने की वजह से शुद्धिकरण किया गया। ये जानकारी कल संसद के जरिए देश को मिली। ये मामला अति निंदनीय और चिंतनीय है तथा वहां की सरकार यानी भाजपा सरकार बिना कोई देरी किए हुए ऐसे जातिवादी और सामंती तत्वों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करे, उचित कार्रवाई करके उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजे। साथ ही इस घटना आदि के संबंध में आरएसएस के मुखिया को भी संज्ञान लेकर जरूर गंभीरता से सोचना चाहिए, जो दलितों के आर्थिक तौर पर थोड़ा मजबूत हुए लोगों को आरक्षण से वंचित करने की बातें कर रहे हैं। तीसरा ये कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र के नांदेड़ के अंदर शिरोमणि अकाली दल के
प्रमुख सुखबीर बादल पर किए गए हमले की घटना अभी अति दुखद और चिंतनीय है। केंद्र व महाराष्ट्र की सरकार इस घटना को पूरी गंभीरता से लेते हुए दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे। मायावती जी की तरफ से की गई इस मांग पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि देश के अंदर जो मानसिकता फैलाई जा रही है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में हुआ है और कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी वाले इस पर कठोर शब्दों में निंदा नहीं कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर जानबूझकर हल्के में ले रहे हैं ताकि जातिवादी मानसिकता के कुछ लोग जो बीजेपी को वोट करते हैं दोस्तों वे लोग बीजेपी से छिटक ना जाए, वरना बीजेपी के लोगों को खंडन करना चाहिए था, बल्कि मोदी और शाह को भी इस मामले पर पोस्ट करना चाहिए था दोस्तों, लेकिन मामले को दबा दिया गया है। तो इस पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर मनुवादी सोच को बढ़ावा देने का आरोप लगाया दोस्तों। उन्होंने ये बात कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी रैली के बाद मंच के शुद्धिकरण को लेकर कहा दोस्तों। और राहुल गांधी ने गुरुवार को प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ऐसी मानसिकता है जो आज भी इंसानों की हैसियत उनके जन्म से तय करती है, न कि समानता और इंसानियत से। कांग्रेस पार्टी ने भी इस मामले को लेकर 14 अगस्त को देश भर के जिला मुख्यालय पर मार्च और सत्याग्रह करने का ऐलान किया है दोस्तों। आपको बता दें कि राहुल गांधी कहते हैं कि यह सिर्फ किसी एक व्यक्ति का अपमान नहीं बल्कि उस संविधान का अपमान है जिसने छुआछूत को अपराध घोषित किया है। ये कोई अकेला घटना नहीं है बल्कि बीजेपी आरएसएस की सालों पुरानी विचारधारा का हिस्सा है। इस पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हल्द्वानी में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सभा मंच पर शुद्धिकरण के मामले को लेकर अब अपडेट ये है कि कांग्रेस पार्टी ने हनुमानगढ़ से लेकर राजस्थान के कई और इलाकों के अंदर इस तरीके का प्रदर्शन किया दोस्तों। और ये केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों के अंदर किया गया। इसी के साथ में एक और बड़ी अपडेट कर्नाटका से जुड़ी हुई है, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपना स्पीकर बदला है दोस्तों। जो बड़ी अपडेट है कर्नाटका के लेजिस्लेटिव असेंबली को लेकर यानी कर्नाटका विधानसभा को लेकर पार्टी ने श्री जीएस पाटिल को अपना स्पीकर बनाया है और सर्वसहमति से उनको स्पीकर बना दिया गया है। कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, बीजेपी के लोग भी समर्थन में खड़े दिखाई दिए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी कर्नाटका के अंदर बहुमत के नंबर के साथ आगे बढ़ रही है। यानी पहले बीजेपी के लोग दावा करते थे कर्नाटका के अंदर हम सरकार गिरा देंगे और बड़ी बड़ी बातें किया करते थे दोस्तों, लेकिन कर्नाटका के अंदर जब स्पीकर का चुनाव हुआ तो सब लोगों ने सपोर्ट किया, समर्थन किया, कोई भी विरोध में खड़ा नहीं हुआ। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी के पास पर्याप्त मात्रा में संख्या बल है और इसीलिए अब सरकार गिराने और इस तरीके की चर्चाएं बिल्कुल नहीं होंगी। 2028 तक कांग्रेस पार्टी आराम से कर्नाटका के अंदर बहुमत की सरकार चला रही है। पहले सरकार बदल दिया गया था, आप लोग को याद होगा कर्नाटका में, लेकिन स्पीकर के चुनाव से पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी अच्छी खासी मजबूत है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिख के बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तराखंड में मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान के मामले को लेकर अब मध्य प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया दोस्तों। जो बड़ी अपडेट है वो ये कि कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पैदल मार्च निकालकर अपना विरोध जताया। उनके साथ में कई और वरिष्ठ नेता मौजूद थे, पीसी शर्मा खुद मौजूद थे और ये मार्च निकाला गया। भारत का संविधान हाथ में लेकर घूम रहे थे दोस्तों और भोपाल के विधायक भी मौजूद थे। तो कुल मिलाकर संविधान को दिखाकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रति दिखाकर, मूर्ति दिखाकर ये स्पष्ट मैसेज भेजा जाता है कि भाजपा वालों को अगर लगता है कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान कर देंगे और ये अपमान भारतीय जनता पार्टी वालों को नुकसान नहीं करेगा, तो आने वाले दिनों के अंदर को पता चलेगा। हम लोग इस मामले को जोर शोर से उठाएंगे ताकि सभी लोगों के बीच में मैसेज पहुंचे कि कैसे एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 135-40 साल पुरानी पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है। यानी दलित समाज का एक व्यक्ति इतने बड़े पोस्ट पर पहुंच गया दोस्तों। इस बात को भी ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे क्योंकि इनकी मानसिकता ही सामंतवादी और मनुवादी है। और इस पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी कहा कि हल्द्वानी उत्तराखंड में आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के मंच का शुद्धिकरण बीजेपी आरएसएस की दलित विरोधी सोच को और मानसिकता को बेनकाब करती है। हम इन तरह के हरकतों से जमकर लड़ेंगे और इन मानसिकता को हराएंगे, इस मानसिकता को हराएंगे। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल भी इसी मानसिकता के खिलाफ, इसी छुआछूत के खिलाफ पूरी उम्र लड़े। भारत के संविधान में हमेशा सदा के लिए इस सोच और कुकृत्यों को रोक लगाई गई। आरएसएस और बीजेपी वालों को मन को गंगा जल से शुद्धिकरण करना चाहिए। इन लोगों की मानसिकता, इन लोगों का मन ही खराब है। साथ ही साथ 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने संभावित गठबंधन को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी ने संभावित सीटों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। जिन जिलों के अंदर कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी कम से कम 3 सीटें लड़ेगी और कुछ जिलों में 2 सीटें और बाकी जिलों के अंदर कांग्रेस पार्टी 1 सीट भी लड़ सकती है। तो कहने का मतलब कांग्रेस पार्टी वाराणसी के अंदर पिंडरा, रोहनिया और अजगरा और शेवापुर की सीट चुनाव लड़ेगी दोस्तों। जबकि लखनऊ के सरोजनी नगर में कांग्रेस पार्टी का दावा है। मलिहाबाद और बखी का तालाब सीट पर कांग्रेस पार्टी अपनी दावेदारी करेगी।
करेगी। महाराजगंज, फरेंदा और नौतनवा में कांग्रेस पार्टी की दावेदारी रहेगी। दोस्तों कुशीनगर के तमकुही राज और फाजिल नगर में कांग्रेस पार्टी का दावा रहेगा, जबकि देवरिया, रुद्रपुर और सलेमपुर में कांग्रेस पार्टी दावा करेगी। फतेहपुर की बिंदकी सीट कांग्रेस पार्टी मांग रही है। फतेहपुर के साथ साथ बांदा की नरैनी सीट को कांग्रेस पार्टी मांग रही है। हरदोई के बिलग्राम मालवा सीट को कांग्रेस पार्टी मांग रही है। बलरामपुर उतरौला की सीट कांग्रेस पार्टी मांग रही है। गोंडा में गौरा की सीट कांग्रेस पार्टी लड़ना चाहती है। सिद्धार्थनगर में सोहर्तगढ़ की सीट कांग्रेस लड़ना चाहती है। संत कबीर नगर के अंदर खलीलाबाद की सीट कांग्रेस लड़ना चाहती है। तो तैयारी पूरे स्तर पर कर ली गई है, बड़े स्तर पर कर ली गई है। कांग्रेस पार्टी इन मामलों पर बिल्कुल बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। दोस्तों साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन की पार्टी ने अपनी तैयारियां कर ली है। दोस्तों इंडिया गठबंधन एकजुटता दिखाते हुए कोशिश कर रहा है कि हर मामले पर साथ में रहे, ताकि मैसेज क्लियर कर जाए कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर धकेला जाए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को एक और विपक्ष घेर रहा है। दोस्तों दूसरी और जो बच्चों का एक ग्रुप है दोस्तों, जेन अल्फा यानी जनजी के बाद की जो जनरेशन है, जो नई युवा पीढ़ी है, जिनको जेन अल्फा बोला जाता है, वे लोग अब सड़कों पर उतर रहे हैं और मासूम छात्रों की केवल एक मांग है कि उनको पढ़ने के लिए शिक्षक दो। और क्या यही मांग बीजेपी सरकार का उत्कृष्ट शिक्षा मॉडल दर्शाता है? यानी उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा मॉडल को लेकर जो दावे भाजपा वाले कर रहे थे दोस्तों, उस मॉडल को एक्सपोज करते हुए संजय सिंह ने कहा कि ये लोग सही से बच्चों को एक स्कूल नहीं दिलवा सकते। जहां कागजों पर तो बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन हकीकत में समाज कल्याण के स्कूल में गुरु ही गायब हो रखे हैं। यानी गुरु शिक्षक ही ये लोग मुहैया नहीं करवा पा रहे, तो ये लोग फिर कैसे अपने शिक्षा मॉडल को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं और दूसरों के शिक्षा मॉडल की आलोचना कर सकते हैं? यानी बीजेपी वाले शिक्षा पर ना ही बोले तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बीजेपी वालों के पास बताने के लिए कुछ नहीं है दोस्तों, लेकिन आलोचना करने के लिए ब्रह्मांड का ज्ञान है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ ही साथ बिहार में शराबबंदी के कथित दुष्प्रभाव को लेकर एक रिपोर्ट को लेकर सत्ताधारी बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में विवाद छिड़ गया है। यानी बीजेपी वाले कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे माहौल बनाया जाए और शराबबंदी जो नीतीश कुमार बिहार के ऊपर थोप कर गए हैं दोस्तों, थोपना इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि बिहार में शराबबंदी नाम के लिए बंद है। सबको पता है कि केवल कागजों पर ही शराब बंद है, हकीकत में तो शराबबंदी का कोई नामो निशान नहीं है। यानी दबाकर शराबें बिक रही है दोस्तों, और ये बात डंके की चोट पर कई सारे लोग बोल चुके हैं, बल्कि जो लोग जुड़े हुए हैं बिहार से वो जानते भी हैं। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड के विधान परिषद के सदस्य नीरज कुमार ने प्रदेश के प्रवक्ता पूजा पैट्रिक ने संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि शराबबंदी के कथित दुष्प्रभाव को लेकर सर्वेक्षण कराने वाली संस्थान से जुड़े कुछ लोग शराब कारोबारी से जुड़े वित्तीय हित रखते हैं और अध्ययन में निष्पक्षता का तो सवाल ही नहीं उठता। यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा एक अध्ययन करवाया गया पता करने के लिए कि आखिर शराबबंदी से क्या फायदा मिल रहा है या नुकसान हो रहा है, और जो रिपोर्ट आई है दोस्तों, उस रिपोर्ट में साफ तौर पर शराबबंदी के दुष्प्रभाव बताए जा रहे हैं। यानी शराब बैन करने का दुष्प्रभाव यानी नुकसान बताया जा रहा है। तो इस बात को लेकर जेडीयू भड़क रही है, क्योंकि जेडीयू को पता चल रहा है कि ये जरूर बीजेपी वाले कोशिश कर रहे हैं कि बिहार के अंदर ये जो शराबबंदी की गई है इसको जल्द से जल्द हटाया जाए, और बीजेपी पर बड़ा दबाव भी है। ऐसे में दोस्तों नीतीश कुमार का जो एकमात्र लक्ष्य जो सबसे बड़ा कह सकते हैं वो शराबबंदी का था। नीतीश कुमार पर सब दबाव डालते रह गए दोस्तों। नीतीश कुमार ने कभी भी शराबबंदी को लेकर पुनर्विचार की बात नहीं कही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा अध्ययन करवाया जा रहा है। तो इस अध्ययन का मतलब क्या है? साफ तौर पर जेडीयू वाले समझ में रहे हैं और उनको पता है कि यह अध्ययन इसलिए करवाया जा रहा है ताकि रिपोर्ट बनवाई जाए, रिपोर्ट में लिखा जाए कि शराबबंदी से राज्य को नुकसान हो रहा है, आम जनता को नुकसान हो रहा है। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि फैसला पलट दिया जाएगा और उसके बाद जो शराब के लाइसेंस बांटे जाएंगे उनमें किनको फायदा मिलेगा ये भी आपको पता है। साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भरत भूषण तिवारी के परिवार के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। उन्होंने परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। सरकार की ओर से सहायता मामले में जांच कर रहे न्यायिक आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर यह सब कुछ किया गया है। भरत तिवारी की मौत की परिस्थिति को लेकर उठे सवालों के बाद बिहार सरकार ने न्यायिक जाँच के आदेश दिए थे। दोस्तों इस मामले में न्यायिक जाँच पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में की जा रही है। बता दें कि बिहार के भोजपुर में 17 जून को भरत भूषण तिवारी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए थे और सामने आया कि जांच टीम घटना से जुड़े अलग अलग पहलुओं और एनकाउंटर की परिस्थिति की पड़ताल कर रही है। जांच के दौरान भरत भूषण के परिवार के सदस्य और घटना से जुड़े गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोस्तों इसके अलावा जांच टीम ने मामले से संबंधित उपलब्ध साक्ष्यों की पड़ताल भी की है। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर देवास में बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर मधुमक्खियों का हमला, 40 बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गए, एक ही हालत गंभीर हो गई। दोस्तों बीजेपी के ग्रामीण मंडल अध्यक्ष अतुल शर्मा ने बताया कि तिरंगा यात्रा के साथ डीजे उपकरण लेकर जा रही गाड़ी एक पेड़ पर बने मधुमक्खी के छत्ते से टकराई, जिसके बाद ये पूरी घटना हुई है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला हो गया दोस्तों। 40 से 50 बीजेपी कार्यकर्ता डंक का शिकार हो गए और बचने के लिए सोयाबीन के खेत में छिप गए बीजेपी के कार्यकर्ता। तो जोरदार तरीके का बवाल हुआ दोस्तों, यानी हर जगह भाजपा के नेता कांड करते हुए नजर आ जाते हैं। साथ ही साथ एक और बड़ी अपडेट उत्तर प्रदेश से सामने आती है दोस्तों। अपडेट ये है कि
उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के अंदर पुलिस की लापरवाही की खबर सामने आ रही है। दरअसल मारपीट और जान से मारने की धमकी देने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ केस न दर्ज करने वाली पुलिस को कोर्ट से आदेश मिलने के बाद शिकायत दर्ज करनी पड़ी। दोस्तों दरअसल बीजेपी के नेता पर शिकायतकर्ता के घर में घुसकर मारपीट करने के साथ साथ जान से मारने की धमकी के आरोप लगे। दोस्तों पुलिस ने जिनके खिलाफ केस दर्ज किया वो मऊ के वर्तमान भाजपा के जिला अध्यक्ष रामाशय मौर्य हैं। ग्राम पंचायत चुनाव में पुरानी रंजिशों को लेकर हुई मारपीट और गाली गलौज के मामले को लेकर न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद हल्दरपुर थाने के पुलिस ने रामाशय मौर्य और उनके अज्ञात साथियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया है। तो इस पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर लखनऊ में सड़क पर उतरे सैकड़ों छात्र जमकर किया प्रदर्शन। चक्का जाम की खबर सुन मौके पर पहुंची पुलिस। लखनऊ के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में घटित भोजन स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और शिक्षकों की कमी से नाराज छात्रों ने सड़क पर उतरकर चक्का जाम किया और समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण और प्रमुख सचिव अनुराग यादव के मौके पर पहुंचकर छात्रों की मांग सुनने और जल्द समाधान का ठोस आश्वासन देकर प्रदर्शन खत्म करवाया गया। यानी मंत्रियों को भी मैदान में उतारना पड़ा क्योंकि आंदोलन धीरे धीरे करके बढ़ता चला जा रहा था। क्योंकि सबको पता है दोस्तों कि देश के अंदर जब से कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर प्रदर्शन किया है और इंडियन यूथ कांग्रेस युवा कांग्रेस ने जिस तरीके से मामले को तूल दिया और बीजेपी के नेता धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, मोदी शाह बैकफुट पर गए हैं। छात्रों के मामले को लेकर भाजपा सरकार में थोड़ी बहुत संवेदना देखने को मिली है दोस्तों, क्योंकि मंत्रियों के इस्तीफे हो रहे हैं और पता है कि अगर छात्रों की बात नहीं सुनेंगे तो आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। और सोशल मीडिया के माध्यम से सारे छात्रों को पता चल रहा है कि अगर वो अपनी बात को सरकार के सामने रखेंगे तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर छात्रों का मामला एक बड़ी क्रांति के तौर पर देखने को मिल रहा है दोस्तों। यानी छात्र अपने अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं, मंत्री तक को आकर सड़कों पर आश्वासन देना पड़ रहा है, काम करने का वादा करना पड़ रहा है। साथ साथ राहुल गांधी कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर कई जगह पर चीन ने हमारी सेना के पेट्रोलिंग करने पर हमारी सेना को पेट्रोलिंग करने पर रोक लगा दी है। लेकिन उससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि मोदी और उनके मंत्री की चुप्पी। मोदी सरकार चीन को रोकने के बजाय इस खबर को रोकने में जुटी हुई है जो पूरी तरीके से गलत है। यानी चाइना वाले मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी कन्नी काटने की कोशिश कर रही है। बीजेपी को लग रहा है कि वो इस मामले पर चाहेंगे तो रिपोर्ट को दबा देंगे और रिपोर्ट अगर दब जाएगी तो कोई सवाल उनसे पूछा नहीं जाएगा और फिर चाइना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ये बताने के लिए मजबूर नहीं होगी कि आखिर भारत और चाइना के बीच में लगातार व्यापार बढ़ता जा रहा है, बल्कि भारत को घाटा हो रहा है दोस्तों। यानी ट्रेड डेफिसिट भारत का कई $100 बिलियन यानी 125+ बिलियन डॉलर का नुकसान चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद चाइना के साथ में भारत का व्यापार बढ़ता जा रहा है दोस्तों। और सोचिए एक देश के साथ भारत का व्यापार बढ़ रहा है, उसी देश के साथ भारत के बॉर्डर के विवाद है दोस्तों। तो ये कैसे चल सकता है, यानी व्यापार और विवाद एक साथ कैसे चल सकता है जब पाकिस्तान को लेकर ये नीति है कि पानी और विवाद एक साथ नहीं चल सकता। यानी कहने का मतलब कि आतंकवादियों को भेजकर भारत को डिस्टर्ब करेगा पाकिस्तान तो उसके साथ व्यापार नहीं हो सकता। तो फिर चाइना भी तो यही कर रहा है, बॉर्डर पर डिस्टर्बेंस करने की कोशिश यानी अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों मामले को लेकर दो अलग अलग तरीके की नीतियां क्यों हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अंततोगत्वा है तो ये राष्ट्रीय महत्वता का मुद्दा, तो इस पर तो ध्यान देने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। इस पूरे मामले को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। अपडेट ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने छात्रों को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किए गए नोटिस को लेकर अपना विरोध जताया दोस्तों। अपडेट ये है कि हैदराबाद की एक लॉ यूनिवर्सिटी नालसार से जुड़े हुए विवाद को लेकर काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI ने फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि भले ही छात्रों का फैसला गलत हो या उन्हें किसी ने गलत सलाह दी हो, फिर भी उन्हें अपनी बात रखने का विरोध करने का पूरा अधिकार है। जस्टिस सूर्यकांत ने BCI के उस सर्कुलर पर भी नाराजगी जताई है दोस्तों जिसमें नालसार के 2026 बैच के लॉ ग्रेजुएट का वकील के तौर पर एनरोलमेंट रोकने को कहा गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि यह मेरे और छात्रों के बीच का मामला है, इसे मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। बार काउंसिल में इसमें दखल देने वाला कौन होता है, यानी बार काउंसिल इस मामले को लेकर दखल देने वाला कौन होता है। बार काउंसिल के द्वारा की गई सख्त टिप्पणी को लेकर कोर्ट के द्वारा भी सख्त टिप्पणी की गई है। ऐसे में दोस्तों बार काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं भारत के अंदर वो बीजेपी के सांसद मनन मिश्रा हैं दोस्तों। और उनके द्वारा जिस तरीके की हरकत की गई, जिस तरीके से कहा गया कि अलग अलग कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाएगा उन छात्रों को जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का विरोध किया था। तो इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा ये मेरे और छात्रों के बीच का विवाद है, मामला है, तो इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्यों दखल दे रहा है। बीजेपी के सांसद की दखल को लेकर कोर्ट की नाराजगी बनती भी है और उन्होंने साफ साफ बोला भी है इस बात की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है दोस्तों। साथ ही साथ कोलकाता के आरजी कर अस्पताल की डॉक्टर के हत्या के मामले को लेकर गिरफ्तार पूर्व टीएमसी के विधायक निर्मल घोष पर शुक्रवार को भीड़ ने हमला कर दिया। पुलिस उन्हें नॉर्थ 24 परगना जिले के खरदह थाने के अंदर बैरकपुर कोर्ट ले जा रही थी दोस्तों। इस दौरान भीड़ ने घेर कर लात घूसों से पीट दिया और चप्पल जूते बरसाए गए, अंडे और कीचड़ भी फेंका गया। यानी सोचिए कि कोलकाता का आरजी कर मेडिकल कॉलेज वाला मामला था जिसमें अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। अचानक से जब ये मामला काफी आगे बढ़ा दोस्तों तब जाकर ये गिरफ्तारी हुई है और वो भी मारपीट हो रही है। तो ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक तरीके से
पुलिस की लापरवाही का मामला है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति पर कोई अपराध साबित हो जाएगा तो उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाए तो तभी जायज माना जा सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिसके ऊपर अपराध साबित नहीं हुए हैं और क्योंकि वो विपक्ष की राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, यानी टीएमसी के विधायक निर्मल घोष हैं, पूर्व विधायक, तो उनके ऊपर ये हमला होना और वो भी बिना किसी प्रूफ के, यानी ये उन पर आरोप नहीं है कि वो पूरे मामले में जुड़े हुए, तो उन पर आरोप है कि उन्होंने आनंद फानन में अंतिम संस्कार करवा दिया था। इसे लेकर तो भाजपा के आरोप अलग है और अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके की राय होती है। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि जिस तरीके से टीएमसी से जुड़े लोगों को पिटवाया जा रहा है दोस्तों, और जिस तरीके से पुलिस कस्टडी में ही मारपीट हो जा रही है, कहीं ना कहीं ये एक तरीके का संयोग तो नहीं कह सकते, ये बहुत बड़े तरीके का प्रयोग हो सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ में कहा कि कांग्रेस और सपा जैसी पार्टी के लोग ही 1947 के विभाजन और कत्लेआम के वास्तविक दोषी हैं। अगर उन्हें समय नरेंद्र मोदी, यानी अगर उस समय नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता। योगी आदित्यनाथ ने सपा के नेता आजम खान का बिना नाम लिए शिवपाल यादव के बयान पर भी पलटवार किया दोस्तों। उन्होंने कहा कि भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति की सपा आज पैरोकार बन रही है, कह रही है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। ये फिर दंगा करवाना चाहते हैं, जिसने मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दंगाइयों को सीएम आवास पर लाकर सम्मानित किया था। ऐसे व्यक्ति के समर्थन में ये लोग दलीलें दे रहे हैं। इनकी शर्मनाक सोच सबके सामने है। योगी आदित्यनाथ विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। 2 दिन पहले शिवपाल यादव ने रामपुर जेल में बंद आजम खान को जेल से बाहर निकालने के बाद गृह मंत्री बनाने का दावा किया था। आप लोग इस पूरे मामले पर जो भी राय है लिखकर जो बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों।